हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 414 से। क्वेश्चन नंबर 414 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट से क्या समझते हैं आप? सो डिफरेंस मीन्स होता है अंतर एंड डिफरेंशिएट हो गया अंतर करना। किसी भी दो ऑब्जेक्ट यानी कि दो चीज़ों के बीच में या दो से अधिक चीज़ों के बीच में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करते हो उसी को डिफरेंशिएट करना कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। नेक्स्ट है 415, अ पैरोनिम इज। पैरोनिम है। पैरोनिम क्या होता है? पैरोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ठीक है, पैरोनिम में क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट जो मीनिंग है और जो स्पेलिंग है उनकी वो डिफरेंट होगी। जैसे BIRTH, बर्थ मीन्स क्या होता है? जन्म होना, और एक होता है BERTH, बर्थ, इसका मतलब होता है सीट। तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम हो रहा है बट दोनों की स्पेलिंग अलग है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। सो ऐसे वर्ड्स को हम पैरोनिम कहते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस एग्जैक्टली एज द अदर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। नेक्स्ट है 416, अ वर्स ऑफ टू लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आपके क्वाट्रन, टारिजा राइमा, कपलेट या फिर ऑटोवा रिमा। So, a verse of two lines of equal length rhyming with each other at the end is called couplet. So, the right answer is C. couplet होता है, ठीक है, C. Next 417, what is the meaning of the expression avant-garde? इस expression का meaning क्या है? Avant-garde is a writing that is innovative. ये एक ऐसी writing होती है जो innovative है. So, the right answer is D. New writing that is innovative. Next है क्वेश्चन नंबर 418, व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होती है? सो ये मॉडर्न टाइम लिटरेचर की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इनर थॉट और इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ए, टेक्निक विच डिपिक्ट द इनर थॉट एंड फीलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 419, विच वन ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी एपिक। इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी एपिक का एग्जाम्पल है? इलियाड, पैराडाइज लॉस्ट, ओडिसी या फिर एनीड। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से ये दोनों, जो पैराडाइज लॉस्ट है और जो एनीड है, ये दोनों की दोनों एपिक सेकेंडरी एपिक का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एपिक यहाँ पर ऑप्शन में भले ही डी दे रखा है लेकिन ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं, बी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंडरी एपिक है वो ऐसे एपिक होते हैं जिनमें जो है आर्टिस्टिक डिवाइस का यूज़ करके ऐसे एपिक को क्रिएट किया जाता है। तो ये दोनों ही सेकेंडरी एपिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एनीड बाय वर्जिल एंड पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन। जबकि इलियाड और ओडिसी क्या हैं? ये दोनों की दोनों क्लासिकल एपिक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 420, द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड without the rhyming of consonant is known as. Rhyming of vowel sound without the rhyming of consonant is known as assonance. Assonance is a repetition of vowel sound. So the right answer is D. Next है question number 421, who introduced the sonnet इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले थे मिल्टन, शेक्सपियर, स्पेंसर, व्याट। सो व्याट इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। सो द राइट आंसर इज डी, व्याट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 422, अनदर नेम फॉर वर्स लिवरे इज। वर्स लिवरे के लिए अनदर नेम, इसका और दूसरा नाम क्या होता है? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स और कोर्टली वर्स, नन ऑफ दी अबव।
सो अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे इज फ्री वर्स, ये इसे फ्री वर्स ओपन फॉर्म कहा जाता है, जिसमें किसी रेगुलर रिदम और मीटर को फॉलो नहीं किया जाता. सो द राइट आंसर इज ए, फ्री वर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 423. द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड. किसी भी सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन हैं उनको कहा जाता है सेस्टेट, ऑक्टेव, कैजुरा, वोल्टा. सो द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट आर कॉल्ड ऑक्टेव. ठीक है, सोनेट दो प्रकार के होते हैं, पेटार्कन और इंग्लिश सोनेट. पेटार्क ने अपनी सोनेट को दो भागों में डिवाइड किया था. तो उनका जो फर्स्ट पार्ट है उनकी सोनेट का वो ऑक्टेव होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसे उन्होंने सेस्टेट में डिवाइड किया था. ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 424. द टर्म एसाई इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट. ठीक है, ये जो वर्ड है ऐसे, इसे फ्रेंच रूट से लिया गया है, एसाई रूट से लिया है, जिसका मतलब होता है कंपोज करना, गो ऑन, वॉक, टू ट्राई, टू एक्सपोज. तो एसाई का मतलब होता है टू ट्राई. सो द राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 425. द रिटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लीड विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, इनमें से कौन सी लाइन है जो एनाफोरा का एग्जाम्पल है. अ सर्टेन मैट्रिकल अरेंजमेंट इन लाइन्स में सर्टेन मैट्रिकल अरेंजमेंट होता है. यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन इन फ्रेजियोलॉजी, जस्टापोजिशन द एब्स्ट्रैक्ट विद द कॉन्क्रीट, रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स इन दी सक्सेसिव सेंटेंस और क्लॉजेज. ठीक है, तो जो एनाफोरा है उसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड या वर्ड्स का रिपीटेशन देखने को मिलेगा हर मतलब लाइन की, मतलब स्टार्टिंग में जो पूरा स्टेंजा है उसकी जो हर लाइन होगी उसकी स्टार्टिंग में वर्ड और वर्ड्स का रिपीटेशन देखने को मिलेगा. जैसे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रेस्ट ऑफ टाइम. Okay, the rhetorical device of anaphora implies repeating the first word or words of successive sentence or clauses. Next है question number 426. Who first imported sonnet to England? इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट कौन लेकर आया था, मतलब किसने इसे इंट्रोड्यूस कराया था. तो अभी पीछे पढ़ा था सर थॉमस याट इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लैंड. सो द राइट आंसर इज बी, सर थॉमस याट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 427. दिस चौसेरियन स्टैंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेस. ठीक है, चौसेरियन स्टैंजा या फिर कह लो राइम रॉयल, एक ही बात है. इसमें कितनी लाइन होती हैं ये बताना है आपको. 7 लाइन होती हैं, 8 लाइन्स होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं या 4 लाइन्स होती हैं. सो राइट आंसर इज ए. इसमें 7 लाइन्स होती हैं जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी और बी सी सी. ठीक है, यानी कि एक क्वार्टरन हो गया और एक टर्सेट में डिवाइड होती है, जिसे चौसर ने फर्स्ट यूज़ किया था अपने वर्क ट्रॉयलस एंड कसीदे में एंड पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में. एंड देन कैंटरबरी टेल्स की भी बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं वो उन्होंने राइम रॉयल में लिखी हैं. ठीक है, सो आपका जो है ए वाला सही हो जाएगा. बाकी जो है ये स्टेंजा हैं. ऑटेवर आयमा 8 लाइन्स की होती है, स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन्स की होती है एंड क्वार्टरन में 4 लाइन्स होती हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 428. अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, especially when a writer is striving for the noble or pathetic achieve, the ludicrous is best expressed by the term. ठीक है, above जो लाइन्स हैं इनको कौन सा टर्म बेस्ट एक्सप्रेस करता है. द कॉमिक रिलीफ, बैथोस, मेलोड्रामा या पैराडॉक्स. सो द राइट आंसर इज बी. इसमें क्या होता है कि पहले किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा उसकी मतलब प्रशंसा कर दी जाती है, फिर उसको डिसअप्रूव कर दिया जाता है. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 429. लेट्स गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a peasant it thrives upon a table. The above lines have been
written in। ये जो लाइंस हैं ये टी.एस. इलियट के बहुत ही फेमस वर्क द लव सॉन्ग ऑफ जेल फ्रूट पीफॉक से ली गई हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सी राइम में लिखी गई हैं। ये लाइन अनराइम्ड वर्स में लिखी गई हैं, ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में, आयम्बिक मीटर में। सो ये लाइंस जो हैं फ्री वर्स में लिखी गई हैं। सो द राइट आंसर इज सी, फ्री वर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 430, अलूजन। अलूजन क्या है? इज अनदर स्पेलिंग ऑफ इल्यूजन। क्या इल्यूजन की ही दूसरी स्पेलिंग है? यानी कि ये कह रहे हैं इल्यूजन का सिनोनियम है। इज ए ग्रामेटिकल डिवाइस, ड्रामेटिकल डिवाइस होती है ये कोई। इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, या फिर अ ड्रामेटिक डिवाइस। सो एलूजन क्या होता है? एंड इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस होता है। किसी भी इवेंट का हो सकता है, किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी प्लेस को लेके, या फिर कोई भी आर्टिस्टिक वर्क का रेफरेंस यहाँ पर दिया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, सो राइट आंसर इज सी, एंड इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 431, हु इज़ नोन एज द पोइट्स पोइट। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर या फिर टी.एस. एलियट। सो एडमंड स्पेंसर इज नोन एज द पोइट्स ऑफ पोइट। सो राइट आंसर इज सी, एडमंड स्पेंसर। और इन्हें ये जो टाइटल है देने वाले थे चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने इन्हें पोइट्स ऑफ पोइट कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 432, कैथारसिस क्या है? इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, रिलेटेड टू कॉमेडी, इज रिलेटेड टू सोनेटियरिंग, इज रिलेटेड टू फार्स। कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 433, कोरस। व्हाट इज कोरस? इज ए ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक। ये कोई राइटिंग इंक ब्रांड होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर होता है, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस होता है, ग्रुप ऑफ डीजे डांसर होता है। सो कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर इन ड्रामा, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 434, कॉमिक रिलीफ इम्प्लीज। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? द इंटरवल इन द प्ले और फिल्म, अ हिलेरियस कॉमेडी, अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ठीक है, तो कॉमिक रिलीफ एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है ना, जो ट्रेजेडी के अंदर होता है। यानी कि ट्रेजेडी में वही होता है, बहुत सीरियस प्ले होता है ट्रेजेडी, सो दैट ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाए, इसके लिए कॉमिक रिलीफ को जो है पुट इन किया जाता है बाय द राइटर। सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, कॉमिक रिलीफ के बेस्ट एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैकबेथ में पोर्टर सीन और हैमलेट में ग्रेव डिगर सीन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट है 435, मॉरलिटी प्लेज वर। मॉरलिटी प्लेज कब प्रोड्यूस होते थे? सो ये 15 और 16 सेंचुरी में प्रोड्यूस होते थे। सो द राइट आंसर इज ए, मॉरलिटी प्लेज वर प्रोड्यूस्ड इन द 15th और द 16th सेंचुरी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 436, हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट बिलोंग टू द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। इनमें से कौन से पोइट हैं जो फ्लैशली स्कूल से एसोसिएटेड हैं? ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके, एडमंड स्पेंसर, जॉन कीट्स, टी.एस. एलियट, डी.जी. रॉसेट्टी। सो डी.जी. रॉसेट्टी बिलोंग टू फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड है उसी को ये डेरोगेटरी टर्म दिया था रॉबर्ट बकनन ने। ठीक है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड जो ग्रुप था उसी को फ्लैशली स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसके जो मेन मेंबर हैं डी.जी. रॉसेट्टी हैं। सो आपका डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 437, ई.एम. फॉस्टर बिलोंग टू। ये किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं? द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, द जॉर्जियंस, द ब्लम्सबरी ग्रुप, द एज ऑफ इंटरोगेशन। तो ये जो ई.एम. फॉस्टर हैं ये ब्लम्सबरी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं। सो द राइट आंसर इज सी, ब्लम्सबरी ग्रुप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 438, बीट राइटर। बीट राइटर क्या थे, कौन थे? बीट राइटर्स अमेरिकन पोइट्स का ग्रुप था, हु रोट इन दी 1950s, जो 1950s में ये लिखा करते थे आफ्टर वर्ल्ड वार 2। और इसके जो मैन ऑथर थे वो थे एलन गिन्सबर्ग और जैक करॉक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 439, ब्यूकॉलिक रेफर्स टू, ब्यूकॉलिक किसे रेफर करता है? द पोइट हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन, ऐसे पोइट जो प्रेज कर वाइन की प्रेज में लिखा करते हैं। द पोइट हु रोट पेस्टरल पोइट्री, तो ब्यूकॉलिक ऐसे पोइट होते हैं जो पेस्टरल पोइट्री लिखते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, द पोइट हु रोट पेस्टरल पोइट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 440, पैराबल क्या होता है? पोइम इन पैराग्राफ, अ बुक इन एन एपिक, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल, अ क्योर ऑफ पैरालिसिस। तो पैराबल एक ब्रीफ स्टोरी होती है जो कोई हमें कोई नैतिक शिक्षा प्रदान करे। ऐसी स्टोरी जिसमें कोई नैतिक शिक्षा दी जाए उसे कहते हैं पैराबल। सो द राइट आंसर इज सी, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 441, एन अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन इन, अलेक्जेंड्राइन जो वर्स है ये किस में होती है? आइम्बिक हेक्सामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक डेक्टाइलिक टेट्रामीटर या फिर टॉकिक हेक्सामीटर। तो अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन इन एन आइम्बिक हेक्सामीटर, ये जो लाइन होती है ये आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 442, व्हाट डज पैंडोरा बॉक्स, पैंडोरा बॉक्स क्या मतलब होता है? पैंडोरा बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसे अगर आपने एक बार खोल दिया ना तो उसमें से एक जो प्रॉब्लम है उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी एक के बाद एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी, है ना। यानी प्रॉब्लम का बॉक्स होता है। पैंडोरा बॉक्स इज ए बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ऑप्शन है यहाँ, अ प्रोसेस दैट वंस बिगिन, एक ऐसी प्रोसेस जो एक बार शुरू हो गई, क्रिएट मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। सो आपका जो पहला वाला ही है वो सही हो जाएगा, ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 443, द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड विदाउट राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। ठीक है, वोवल साउंड राइमिंग जिसमें कॉन्सोनेंट की राइमिंग नहीं हो रही है, केवल वोवल साउंड की राइमिंग है, उसे कहा जाता है रिदम, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस या फिर एलिटरेशन। सो राइमिंग ऑफ वोवल साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस, इन विच अ वोवल साउंड इज रिपीटेड। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 444, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? सो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ गया है टीजीटी और पीजीटी में। सो इट वाज थॉमस व्योट हु इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 445, एसाइड, एसाइड क्या होता है? इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, मीन्स बाई द साइड ऑफ अ पोएम होती है जिसमें इरेगुलर लाइंस होती हैं, शॉर्ट स्पीच होती है, नॉट सपोज टू बी हियर्ड बाई अदर करेक्टर ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। तो एसाइड क्या होता है? सॉलिलकी की तरह ही होता है एक, लेकिन ये उससे थोड़ा शॉर्ट होता है, सॉलिलकी से ये थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि एक जो है एक करेक्टर स्टेज पर आकर बोलता है, एक शॉर्ट स्पीच देता है, और ऐसा माना जाता है कि अदर राइटर मतलब अदर जो करेक्टर हैं उसे नहीं सुन रहे हैं स्टेज पर। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 446, लिंगुआ फ्रैंका मीन्स, लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? लिंगुआ फ्रैंका एक कॉमन लैंग्वेज होती है ना, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, जिसमें हर कोई बात कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जर्मन व्यक्ति आता है जर्मनी से, और कोई जापानी आता है, ठीक है, जापान से, तो इन लोगों की जो मातृभाषा होगी या इनकी जो राष्ट्रभाषा होगी वो जापानी या जर्मनी होगी। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे, तो कोई आम आदमी यानी कि अगर इंडिया में ही आएंगे तो कोई इंडियन जर्मनी को या जापानी को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारी ये राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है तो हम हिंदी को जानते हैं। इन लोगों की जापानी और जर्मनी है, ये जर्मनी बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी लैंग्वेज का सहारा लिया जाता है जिसे वो इंडियन भी समझ सके और वो जापानी और जर्मनी जो आए हैं बाहर से वो भी समझ सकें। तो ऐसी लैंग्वेज जो एक मतलब पुल का काम करे, ठीक है, दोनों
लोगों को बात करने में या दोनों कंट्रीज़ को बात करने में एक मदद करे, एक पुल साबित हो जाए, ऐसी लैंग्वेज होती है कॉमन लैंग्वेज। तो मोस्ट मतलब जो कॉमन लैंग्वेज जिसे माना जाता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है आज की डेट में कि मतलब लिंग्वा फ्रैंका का काम करती है इंग्लिश, क्योंकि इसे इंडियन भी जानता है और इसे जर्मनी और जो जापान से आए वो लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिंग्वा फ्रैंका। सो राइट आंसर इज ए, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। ऐसी लैंग्वेज जो सबके लिए कॉमन है, हर कोई उसमें बात कर सकता है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 447, फ्री वर्स इज पोइट्री। पोइट्री में फ्री वर्स क्या होती है? कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। फ्री वर्स एक ऐसी पोइट्री है जिसमें कोई भी रेगुलर मीटर को फॉलो नहीं किया जा सकता, यानी इसमें जो मतलब जो लेंथ है लाइंस की वो कितनी भी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, यानी कि राइटर फ्री है टू राइट दिस टाइप ऑफ पोइट्री। सो राइट आंसर इज बी, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 448, एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? एफोरिज्म एक बिटी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, एफोरिज्म इज ए स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन ए फ्यू वर्ड, यानी कि कम शब्दों में, है ना, ज़्यादा अर्थ प्रदान करना, इसका मतलब है। यानी अगर हिंदी में बोलें, है ना, बिहारी जी के शब्दों में बोलें तो गागर में सागर भरना। ठीक है, एक गागर कितनी छोटी होती है, आप एक गागर में सागर को नहीं भर सकते ना, यहाँ पर यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 449, एन एपिक इज। एन एपिक क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ऑब्जेक्टिव पोएम, कॉमिक, एलेजियाक। नेक्स्ट है 449, एन एपिक इज। एपिक होता है, ऑप्शन हैं यहाँ पे, ऑटोबायोग्राफिकल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमिक होता है, एलेजियाक होता है। तो एपिक इज एलेजियाक because of same hexameter line. It is a long poem typically derived from ancient oral tradition narrating the deeds and adventure of heroic or legendary figure or the history of a nation. Next, question number 450, a poem that captures the essence of a moment in a simple image. ठीक है, एक शॉर्ट पोएम होती है ये, जो एक सिंपल इमेज के थ्रू एक मोमेंट को एक्सप्लेन करती है। लिरिक, बैलड और हैकू, तो ये हैकू होती है। ठीक है, हैकू। सो आंसर इज डी। हैकू क्या होती है? एक शॉर्ट जापानी पोएम होती है जो कि 3 लाइंस की होती है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट एंड लास्ट सिलेबल होता है वो 5 और मिडिल जो लाइन होती है वो 7 सिलेबल में होती है, यानी टोटल 17 सिलेबल इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451, हु इज गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। ये जो टर्म है रोमांटिक, इसको फर्स्ट यूज करने का क्रेडिट किसे जाता है? फ्रेडरिक सेगल, कांट, कॉलरिज, शिलर। सो Frederick Segal given credit for first use the term romantic. So the right answer is A. Frederick Segal को इसका क्रेडिट जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 452, हीरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ। हीरोइक कपलेट किसका पेयर होता है? राइमिंग, आइम्बिक, पेंटामीटर, लाइन्स। ठीक है, हीरोइक कपलेट इज ए पेयर ऑफ राइमिंग, आइम्बिक, पेंटामीटर, लाइन्स। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 453, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसीडर टेक्स्ट एज। ठीक है, लिटरेचर की जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ये टेक्स्ट को एज क्या मानती है? मतलब स्ट्रक्चर ऑफ मेटाफर मानती है, यूनिफाइड होल मानती है, एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म मानती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री मानती है। तो जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो लिटरेचर को एक यूनिफाइड होल मानती है। सो राइट आंसर इज बी। गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है? सूझ का सिद्धांत है। ठीक है, जो गेस्टाल्ट ने ये दिया था सिद्धांत, इसके अंदर क्या है कि कोई भी इंसान है वो पहले कोई भी चीज़ है उसे समग्र रूप से देखेगा, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। यानी कोई व्यक्ति है जिसको कोई कोई प्रॉब्लम है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो सारी प्रॉब्लम है ना उसको एक साथ देखेगा, मतलब टुकड़ों में नहीं देखेगा, एक एक करके नहीं देखेगा, सारी को एक साथ देखेगा। फिर उनमें से कोई एक ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लेगा
जिससे उसकी वो जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर ले। तो जो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है, मतलब ये होता है हिंदी में बोलने से सूझ का सिद्धांत होता है। तो ये पूरा जो समस्त मतलब जो टेक्स्ट है उसे हूल मानता है। ठीक है, मतलब सारे को पढ़ लो, फिर जहाँ भी आपको कोई एक जो चीज़ आपको अच्छी लगी, यानी एक जो कोई थ्योरी आपको अच्छी लगी, उसको आप चुन लो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ऐसा इन लोगों का मानना था। सो बी इज़ द राइट आंसर, यूनिफाइड होल। So guys, this is all about this video. Rest of the question we will discuss in the next video. Thanks for watching this video. Thank you so much.